सुनीलम जी, तिवारी जी, मेरे ख्याल से इसको एक इतिहास के भी दृष्टि से देखना चाहिए और हमारी जो अपनी नीतियां रही हैं पिछले 70 साल में, अ, उसके संदर्भ में भी देखना चाहिए और विश्व के पैमाने पे जो नई परिघटनाएं हुई हैं उसके संदर्भ में भी देखना चाहिए। दो तीन चीजें मैं कहना चाहूंगा। एक तो नंबर वन, ये हम सोचते थे कि 21वीं शताब्दी आएगी तो वो शांति की शताब्दी होगी। उसकी जगह ये रीआर्मामेंट की शताब्दी होती जा रही है। बुरी तरह से आर्मामेंट रेस जो है, शस्त्र होड़ जो है, वो आगे बढ़ रही है। शस्त्र होड़ की हालत पहले केवल सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच हुई, जो 80 के दशक में जिसके ऊपर बाकायदे और एक दूसरे से कहा गया कि भाई हम इन सब चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारे दो प्रधानमंत्रियों ने, जवाहरलाल नेहरू ने और राजीव गांधी ने, दोनों ने डिसआर्मामेंट, एक ग्लोबल पैमाने पे डिसआर्मामेंट की भी बात की। ये सब बातें हुई। महात्मा गांधी को हम छोड़ ही देते हैं, लेकिन महात्मा गांधी को भी याद करना चाहिए। सवाल ये है कि क्या हम इस ध्वंस के मैदान में केवल ध्वंस के ही संदर्भ में सोचेंगे? हम समझते हैं कि इसमें हमारे पास कम से कम दो तरह की दृष्टियां होनी चाहिए, दो दो आधार होने चाहिए। एक तो निश्चित तौर से हमको अपनी तैयारी करनी चाहिए, उसमें दो राय नहीं है। हम अभी भी सेकंड बिगेस्ट बायर हैं वर्ल्ड आर्मामेंट इंडस्ट्री में। पांचवें नंबर पे जो सिप्री का भी जो स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट है उसका आया है कि पांचवें नंबर पे हम आ गए हैं, जो आर्म्स पे खर्चा कर रहे हैं। शायद उसके पहले अगर 2019 का आंकड़ा लिया जाए तो सेकंड नंबर पर हम थे, थर्ड नंबर पर थे। तो ये देखिए, ये जो चीजें हैं ये तो अपनी जगह पे हैं। ठीक है, नेशन स्टेट का डिफेंस का रास्ता होना चाहिए, और चूंकि हम डिफेंस का रास्ता बहुत मजबूत नहीं बना पाए थे तो कहीं कहीं हमको दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा है अपने इतिहास में। वो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि ये जो एक एक बहुत गहरा आर्म्स रेस, शस्त्र होड़ और युद्ध की स्थिति जो पूरी दुनिया में बनी है, क्या उसमें केवल हम इसके समर्थन में खड़े हों कि भाई ये चलता रहेगा, ऐसी ही दुनिया रहेगी, या हम एक दूसरी दृष्टि भी बनाने की कोशिश करेंगे? देखिए, हमारे यहाँ जो हमारी जो देश की अपनी लंबी परंपरा रही है, आज़ादी की लड़ाई की परंपरा, और गांधी और नेहरू की परंपरा, और उसके बाद की परंपराएं जो बनी हैं, वो कहीं न कहीं इस बात से जुड़ी हुई थी कि जहाँ पर देश में हम एक कोशिश करेंगे कि हम अपनी तैयारी ठीक रखें, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, विश्व के स्तर पर भी हम निश्चित तौर से हस्तक्षेप करेंगे। नॉन लाइन मूवमेंट हस्तक्षेप था। बहुत बड़ा एक ढांचा बना था, आज वो बिखर गया है, शून्य हो गया है बिल्कुल से। तो क्या हम 19वीं शताब्दी के आखिरी दिनों में या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब सराजेवो में जब गोलियां चली, क्या उस युग में हम लौट जाएं और उसको स्वीकार कर लें? हमको कुछ कहना भी चाहिए, हमें कुछ एक बात शुरू भी करनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अभी एट द मोमेंट ऐसी सरकारें हैं हमारी। एक तो हमारे मोदी जी हैं, तो मोदी जी सभी से गले मिलते हैं, और उनके एक विदेश मंत्री हैं, वो सोचते हैं कि सभी दुनिया से सारे लोगों से दोस्ती हो जाएगी, ब्रिक में भी रहेंगे और अमेरिका से भी वो करते रहेंगे। अमेरिका के बारे में एक भी बात नहीं कहेंगे। तो बिल्कुल सही बात जो कुछ करती है अमेरिका। अमेरिका कहे कि तेल नहीं खरीदना, तेल नहीं खरीदेंगे, जो कुछ कहे हम हुजूर सरकार करके करेंगे। तो एक तो ये बात है। अब ऐसे ढांचे में, इस तरह के माहौल में शायद हम बहुत कुछ कर नहीं पाएंगे, चाहे जितना हम अपना ख्वाबी पुलाव रखें या जो भी हम अपना सोचते रहें, वो बहुत ज्यादा कोई हमारा रास्ता नहीं बन पाएगा। देश के अंदर भी जो एक राजनीतिक दृष्टि है, जो एक सामाजिक दृष्टि है, वो कहीं न कहीं हमारे जो जो बृहत्तर उद्देश्य रहे हैं उससे जुड़ के होने चाहिए, तभी कहीं इन बातों को हम देख सकते हैं। एक दूसरी बात जो मैं कहना चाहता था, ये बड़ी तात्कालिक बातें हैं कि हमको
प्राइवेट सेक्टर को देना है, प्राइवेट सेक्टर को भी मजबूत करना है डिफेंस में। हमें अपने रक्षा बजट को बढ़ाना है। हमें हम कोई बहुत ज़्यादा खर्च नहीं कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। हमको मॉडर्नाइज करना है आर्मी को। ये सब चीज़ें देखिए, एक सरकार की, एक स्टेट में जो भी काबिज रहता है उसके लिए ये कर्तव्य होती है। लेकिन जो आपने एक सवाल रखा है कि इससे बहुत सारे जो एक देश बनाने की जो 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 आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को बहुत दबाव पड़ेगा। चाहे शिक्षा हो, शिक्षा में 6% की बात करते हैं, लेकिन 6% तो हुआ नहीं, 1% तक, 1-1.5% तक ही गए हैं। स्वास्थ्य में हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। तो वो एक एक जिसे कहते हैं केवल एक ऐलान करके हम रह गए हैं, और उसमें हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, और शायद करेंगे भी नहीं। आप जिस तरह का माहौल बन रहा है उसमें शायद वो करना भी मुश्किल होगा। हमारी दोस्ती अभी इजराइल से बहुत ज़्यादा है। इजराइल ने गाजा में और बाकी जगहों में, पूरे मिडल ईस्ट में, पूरे मध्य प्राच्य में जिस तरह से हमला बोला है हर एक मुल्क के खिलाफ, तो वो उससे उस दोस्ती का आधार कहीं न कहीं किस एक पर्टिकुलर दल के राजनीतिक विचारधारा का है, और वो दल आज हमारे शासन में है। तो आप उसको ठीक नहीं कर सकते जब तक वो दल वहां पर रहेगा। ये बातें चलती रहेंगी, हैं? और युद्ध के शुरू होने के पहले जो खास तौर से इजराइल ने जो हमला, इजराइल और अमेरिका का जॉइंट हमला था ईरान के ऊपर, उसके ठीक 1 दिन पहले, 1-1.5 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी वहां गए थे, और उन्होंने कहा था कि इस्पात की तरह हमारी दोस्ती इजराइल से रहेगी। तो अगर ये आपकी विदेश नीति होगी, तो फिर इसमें आप ये सारी बहसें बेकार हो जाती हैं। हम कुछ करने लायक नहीं रह जाते। दूसरी चीज, जहां तक हमारी अपनी स्पेंडिंग का सवाल है, हमारे जहां तक इस आर्मामेंट रेस में अपने को किसी तरीके से कायम रखने का सवाल है, हमारे जो 2 बहुत बड़े कटीले तार दोनों तरफ हैं, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चीन है। इनको लेकर हमारी जो अपनी चिंता रहती है डिफेंस की, खासतौर से सिक्योरिटी की, तो उसके बारे में भी हमको चिंता करनी है। हम समझते हैं कि अगर हम बहुत कॉन्क्रीट फैसले नहीं करेंगे, या तो हमको दुनिया में उन ताकतों के साथ होना चाहिए और एक हद तक उनका नेतृत्व भी करना चाहिए जो समझते हैं कि आर्मामेंट रेस के माध्यम से, महज लड़ाई के माध्यम से, महज आर्म्स के माध्यम से हम दुनिया पे वहाँ के सब सारे संसाधनों पे कब्जा करने नहीं जाएंगे। और सब संसाधनों पे जो कब्जा करने की पूरी योजना बनी हुई, जो ट्रम्प साहब उसके एक प्रतिमूर्ति हैं, तो उस पर हम उसको बाधा देंगे, उसको रोकेंगे। अब देखिए, यूरोप आज तक कम से कम आर्म्स रेस में नहीं था, यूरोप आ गया। ट्रम्प साहब की कृपा है, नेटो, उन्होंने कहा कि भाई साहब आप लोग सब पैसा दीजिए, और अब उन्होंने कहा कि भाई हम तो इसमें शामिल भी नहीं है, हम तो शामिल भी नहीं रहेंगे, हमको कोई लेना देना नहीं है। यूक्रेन की मदद भी करेंगे तो हम केवल इतना करेंगे कि हम उनको आर्म्स देंगे, लेकिन उसका पैसा लेंगे। तो अब पूरे यूरोप ने एक ठान लिया है कि साहब यूक्रेन का समर्थन किया जाए। अब पूरे यूरोप का रीआर्मामेंट हो रहा है। ये लगभग मार्शल एड की जो दुनिया थी, 48-50 की दुनिया, उसके बाद ये दोबारा एक चीज हो रही। पूरे यूरोप का डेवलपमेंट इसलिए हुआ कि उनको डिफेंस पे बजट खर्चा नहीं करना पड़ता था। जापान का डेवलपमेंट इसलिए हुआ कि डिफेंस पे बजट नहीं खर्चा करना पड़ता था। ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। ये सारे देश बिल्कुल बुरी तरह से ध्वस्त होने वाले हैं, इनकी इकोनॉमी ध्वस्त होने वाली है। तो आप इसको एक हरा दृष्टि से मत देखिए, मेरा कहना ये है। दूसरी बात एक है, लड़ाई की टेक्नोलॉजी बहुत बहुत तेजी से बदल रही है। उसकी बड़ी एक वजह है अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। अमेरिका में पिछले 20, 25, 30 साल से एक बात उठी थी कि अगर हवाई जहाज से, यूएस आर्मी के हवाई जहाजों से अगर मृतदेह उतारे जाएंगे, और जिनको प्रेसिडेंट सल्यूट करने के लिए खड़ा रहेगा या नहीं रहेगा, जो भी हो, तो जिसे कहते हैं कि इन मृतदेहों के को सहने के लिए अमेरिका तैयार नहीं है, वहाँ की इलेक्टोरल प्रोसेस तैयार नहीं है, वो नहीं चाहते कि लोग मरे।
दुनिया में कहीं लोग नहीं चाहते हैं मरे शायद, है ना? तो उसकी वजह अब उसकी जगह कि भाई ड्रोन भेजा जाए, एक भी आदमी न जाए, उसकी जगह पूरे पूरे मिसाइल के टेक्नोलॉजी आ गई। ये तमाम टेक्नोलॉजियाँ रिप्लेस कर रही हैं जो जिसे कहते हैं आर्म्ड फोर्सेस, जो ज़मीन पे लड़ने वाली सेनाएँ जी होती हैं, जो प्राचीन काल से रही हैं। तो उसको रिप्लेस कर रही हैं, एक नई टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही हैं जिसमें मिनिमम लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये बहुत जी एक्सपेंसिव होने जा रहा है। और ये भी एक नया आधार है, एक नया बिल्कुल से ढांचा बन रहा है जो जिसके खबर हमको रखनी चाहिए। हम इस सब के संदर्भों में सिर्फ ये कहेंगे, हम कोई बहुत बड़ा वक्तव्य नहीं देने जा रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज भी दुनिया में ज़रूरी है दुनिया के पैमाने पे शांति की बात शायद सरकार की तरफ से तो नहीं हो पाएगी, लेकिन जनता की तरफ से, जन आंदोलनों की तरफ से, भारत की एक जो पूरी लंबी परंपरा रही है, उस परंपरा के माध्यम से हमको ये बात कहनी चाहिए कि हम दुनिया में इस शस्त्र होड़, इस युद्ध की दुनिया को हम रोकना चाहते हैं, हम शांति की दुनिया बनाना चाहते हैं, और वो पिछड़े देशों के लिए भी अच्छा होगा, आगे बढ़े हुए देशों के लिए भी अच्छा होगा। क्या आगे बढ़े देश भी बर्बाद होने जा रहे हैं, यूरोप बर्बाद होने जा रहा है, अमेरिका बर्बाद जी होने जी है। तो सवाल ये है कि ये कोई ऐसा स्लोगन नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि जिसपे कोई बातचीत नहीं हो सकती है। एक नई वैचारिकी के साथ हमको उतरना चाहिए। हम केवल एक नेशन स्टेट के डिफेंस के संदर्भ में ही सोचें, वो एक दृष्टि है, ठीक है। हमको प्रिपेयर्ड भी रहना चाहिए, हमको सब कुछ करना चाहिए। 62 में जिस तरह से अनप्रिपेयर्ड हो गए, हम लड़ाई में नहीं आगे बढ़ पाए, कुछ नहीं कर पाए, तो वो हालत नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके अलावा हमें एक विश्व दृष्टि भी नई तरीके से बनाना चाहिए। बाय द वे वो विश्व दृष्टि विश्व गुरु के जी पास शायद नहीं है, लेकिन जैसा भी हो, हमारे विश्व गुरु के पास न भी हो तो कम से कम जन आंदोलनों के माध्यम से तो होना चाहिए। जन आंदोलन विकसित होने चाहिए इस पर। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। युद्ध नहीं, शांति चाहिए, ये केवल स्लोगन ना रहे, ये लोगों के बीच में एक इसको लेके नैरेटिव भी खड़ा हो, इसको लेके डिबेट भी खड़ी हो, और पूरी दुनिया के अंदर पीस मूवमेंट बहुत मजबूत रहा है। अभी भी हम लोगों ने देखा कि जब फिलिस्तीन के ऊपर हमले हो रहे थे, तब भी हम लोगों ने पूरे यूरोप या अमेरिका या पूरी दुनिया के अंदर देखा। अभी भी हम लोग ईरान के ऊपर जब हमला हुआ तब भी हम ये देख रहे हैं। तो अंतिम टिप्पणी डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, आपने सभी विशेषज्ञों को, एक्सपर्ट्स को सुन लिया। आप भी जो है शांति के लिए काम करते रहे। जी जी, बोलिए पाशा साहब। मुझे 1 मिनट दीजिए डॉक्टर सुनीला। मैं एक 2-3 पॉइंट बोलने भूल गया मैं जब जी जी, बोल रहा था। बोलिए। तो एक बोलिए। तो अब आम बात हो गई है कि दुनिया जो है तीसरी वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रही है बोल के प्रेसिडेंट ट्रम्प बोलते हैं, यूरोपियन लीडर्स बोलते हैं, और छोटे से छोटे लीडर्स भी ईरान के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं। अब ये आम हो गया है कि अब तीसरी बड़ा महायुद्ध की तरफ जो है दुनिया जा रही है बोल के। तो ये बहुत खतरनाक थिंकिंग है लोगों के बीच में कि ये डर, ये फियर, ये भय धीरे धीरे फैला रहे हैं ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और जो आर्म्स एक्सपोर्टर्स हैं। दूसरा खतरनाक डेवलपमेंट ये है कि अब ज्यादा से ज्यादा देश जो है न्यूक्लियर वेपन्स हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो ईरान किसी न किसी तरह उसके ऊपर आरोप है, या अब टर्की ले लेना चाहता है, मिस्र लेना चाहता है, या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स लेना चाहता है, और जापान का प्लूटोनियम और यूरेनियम जितना भी है पिछले कई सालों से वो वापस मांग रहे हैं, जो जहां भी वो जखीरा रखा गया था। तो अब ये न्यूक्लियर वेपन जो है, जैसे नॉर्थ कोरिया ने हासिल करके अपना दिफा बना लिया, तो ज्यादा से ज्यादा देश जो है न्यूक्लियर हथियार बनाना चाहते हैं, जैसा इजराइल ने बना के रख लिया है ना, वो डिस्क्लोज करता है, जैसा हमने भी बनाया, पाकिस्तान बनाया वगैरह। तो तीसरा पॉइंट ये है कि ज्यादा से ज्यादा देश जो है अब हथियार एक्सपोर्ट करना चाहते हैं रेगुलर ट्रेड की तरह। हम भी इसमें शामिल हुए हैं। ब्रह्मोस चाहे फिलीपींस को हो या वियतनाम को हो, या हम जो है कम से कम
28 देशों से डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं और वो सभी मांग रहे हैं कि हमको एयर डिफेंस सिस्टम दीजिए, ब्रह्मोस दीजिए और नेवी का शिप्स दीजिए वगैरह वगैरह। तो ये एक्सपोर्ट्स का होड़ जो है, अब तीसरी दुनिया में जो थे, जो इंपोर्ट करते हैं, वो भी इसमें शामिल हो गए। टर्की जो है अब मेजर एक्सपोर्टर हो गया है, ऑलमोस्ट 2 बिलियन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान, भारत और बहुत सारे देश, इजिप्ट भी एक्सपोर्ट कर रहा है। तो लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि जो भारत की जो डिफेंस कैपेबिलिटी है, वो फाउंडेशन है आर्म्ड फोर्सेस, लेकिन ये गवर्नमेंट जो है इसको कम्युनलाइज करको, इसको इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करके, ये हिंदुत्व का एजेंडा करके वो कुछ और सोचते हैं, जिससे कैपेबिलिटी वीक हो सकती है और बाहर की ताकतें जो है इसको इस्तेमाल करके और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो सेक्युलर फोर्स थी और अबव पॉलिटिक्स थी, उसको पहले की तरह जो है हमें सेफगार्ड करना चाहिए, ना कि कोई पार्टी आके उसको अपनी आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस से ये करके अपनी तरफ झुकाव करे। जी बहुत शुक्रिया पाशा साहब, ये मुद्दे इस चर्चा और बहस में आना बहुत जरूरी थे। तो अब डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, आप अपनी बात रख के समापन करें कार्यक्रम का। जी सर, जी सर। वॉर इकोनॉमी में हम आगे बढ़ रहे हैं, यह तो बहुत सम्मान की बात नहीं है, बहुत गर्व इस पर करने की बात नहीं है। ये गर्व इस पर हम तब कर सकते थे जब हमारी वॉर इकोनॉमी हमारा प्रोडक्शन बढ़ाती, हमारा रोजगार बढ़ाए, तब तो है। युद्ध में उसके नाम पर हम अपने यहाँ डिफेंस में सर्विसेज के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम सैनिकों की भर्ती या उसमें भर्ती हम ये रोजगार के लिए तो हमारा तो ये कुछ बढ़ नहीं रहा है। पिछले 12-14 सालों में हमने जो सैनिकों की भर्ती किया, भर्ती के नाम पर हमने अग्निवीर भर्ती किया, 3 साल 4 साल के लिए भर्ती किया, वो भी कितना किया? तो हम इस क्षेत्र में रोजगार भी हम नहीं बढ़ा रहे हैं, हम इस क्षेत्र में उत्पादन भी ज्यादा नहीं बढ़ा रहे हैं, हम इस क्षेत्र में निर्यात भी बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं काम? तो हम आयात कर रहे हैं। आयात हम क्या कर रहे हैं? तो आयात से पहली बात तो इसमें भ्रष्टाचार का बिल्कुल बोलबाला बढ़ रहा है। अच्छा, ये ऐसा क्षेत्र है कि हम इसमें आम नागरिक इसको कुछ वो कह भी नहीं सकता है, और इसमें कितना भ्रष्टाचार हो रहा है इसके ऊपर कहने से हम तत्काल देशद्रोही हो जाएंगे। और पिछले दिनों हम लोगों ने अपना जो देखा कि इतना महंगा, तिगुना चौगुना दाम पर हमने राफेल को लिया, और उस राफेल का युद्ध समाप्त होने के बाद, सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर समाप्त होने के इतने दिनों के बाद हमारे प्रधानमंत्री कहे कि हमारा राफेल गिर गया। तो वो जो राफेल आया, वो राफेल कहाँ गया? माने उड़ान भी नहीं भर पाया और अपना गिर गया। तो ऐसी काउंटिंग का क्या मतलब बनता है ऐसी स्थिति में? और जो हम बाहर से अकूत पैसा अपने देश का हम उसको बर्बाद कर रहे हैं इसके ऊपर खरीद पर, तो उसका तो कोई मतलब नहीं बनता है। इससे अगर हम अपनी गणना करा ले कि हम अपने आप को बहुत सक्षम हो जा रहे हैं बहुत, तो यह तो बिल्कुल वही स्थिति है अपना राजा वाला की वो राजा का समझते जितने अच्छे अच्छे घोड़े थे अपना सब चले गए और उनके अस्पताल में गधे सब भर दिए गए। तो वो पैसा खर्च करके, तो इस पैसा खर्च करने का कोई मतलब नहीं बनता है। वॉर इकोनॉमी हो तो वॉर इकोनॉमी में सबसे बड़ी बात है कि हमको आत्मनिर्भरता के ऊपर हमको ध्यान दिया जा रहा है। इजराइल हमको पेगासस दे रहा है, इजराइल हमको जो भी दे रहा है, या बाहर के जो देश हमको देते हैं, अपना सामान देते हैं, तो उस सामान के प्रति हमारी विश्वसनीयता नहीं है। वह सामान हम अपने यहाँ लेकर के भी हमारे विरुद्ध वो कब इस्तेमाल हो जाएंगे उसका कोई भरोसा नहीं है। तो ऐसी वॉर इकोनॉमी को बढ़ाने से, ऐसी वॉर इकोनॉमी हम 5वें स्थान पर पहुंच गए, हम 1 नंबर पर अगर हम पहुंच जाए, अपने देश की सारी संपदा दे करके पता चला कि हम जो सारा हथियार अपना ला करके यहाँ खड़ा करते, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। अगर करना है तो आप अपने यहाँ प्रोडक्शन बढ़ाइए, और वो प्रोडक्शन भी प्राइवेट नहीं होना चाहिए, वो देश का उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। हमारे यहाँ वॉर इकोनॉमी बढ़ाने के नाम पर, प्राइवेट के नाम पर आपने रख रखाव को ऐसी चीजें आप जो दिए हैं उसमें केवल और केवल भ्रष्टाचार हुआ है। राफेल जैसी चीज खरीदने और उसका मेंटेनेंस आपने किसको दे दिया? अंबानी को दे दिया, जिसको ये साइकिल बनाने में नहीं आता है।
तो ये जो द्वंद है, ये जो मिक्सचर है, ये इससे हमको निजात पानी होगी। और वॉर इकोनॉमी अगर बढ़ानी है तो हमको अपने सुरक्षा के लिए सैनिकों की नियुक्ति करनी होगी, उसमें कर्मचारियों की नियुक्ति करनी होगी, और देश के पैमाने पर इसका प्रोडक्शन अगर हम बढ़ाएं तो उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अपने आप ये तकनीशियन हमको इन्वॉल्व करना होगा, सेना हमको इन्वॉल्व करनी होगी। तो अगर हम इस तरीके से कुछ करें तो बात समझ में आता है, और नहीं तो दूसरे देशों से हम खरीद करके एक का चार उसमें दलाली खा करके हम केवल अपने कुछ मित्रों का हम वो भला कर सकते हैं। देश का इससे कतई भला नहीं होगा। देश का भला या दुनिया का भला तो निश्चित रूप से शांति स्थापन में ही है, लेकिन शांति स्थापन के लिए कभी कभी युद्ध भी जरूरी हो जाता है। तो उसके लिए हमको तैयारी करनी पड़ेगी, और उसके लिए आत्मनिर्भर व्यवस्था की तरफ हमको जाना पड़ेगा। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इस पर हमारा देश विचार करेगा, हमारी जनता विचार करेगी, और हो सकता है हमारी ये सरकार भी इस पर विचार करे। आप सारे लोग आए और ऐसी चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाए, आगे बढ़ाते रहेंगे। हम ये बहुत बहुत आभारी हैं प्रोफेसर पासा के, ये प्रोफेसर दीपक मलिक के, व्यास जी के, और नैये चावला जी के, और डॉक्टर सुनील के। कल हम फिर एक नए विषय के साथ आप लोगों के सामने फिर उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हमको अपनी सुरक्षा नीति को फिर से देखने की जरूरत है, उसका आकलन करने की जरूरत है, उसको परिमार्जित करने की जरूरत है, और देश के हित में, देश की सुरक्षा के लिए कौन सी नीति, क्या सिस्टम आवश्यक है, इस पर हमको पुनर्विचार करने की